अध्याय 522 पूछताछ। अभी तक हलचल का कोई संकेत नहीं। इस समय प्रशिक्षण केंद्र से कुछ ही दूरी पर एक ऊंची इमारत की छत पर रोहित अभी भी एक कंक्रीट के खंभे के ऊपर से धुंधली और धूसर दुनिया को निहार रहा था। शुरुआत हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था और सामान्य परिस्थितियों में अब तक कोई न कोई परिणाम आ जाना चाहिए था। आखिर वे वास्तव में भीतर मौजूद भयावह शक्तियों से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि केवल अवसर पाकर घोस्ट एनवॉय को कैद करने और फिर वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता तो आधे घंटे के भीतर समाधान हो जाना चाहिए था। जितना अधिक समय लग रहा था, खतरे की संभावना उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अंदर चाहे जो भी हो, जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं होती, वही सबसे अच्छा परिणाम है, अन्यथा। रोहित पीछे मुड़कर रोशनी से जगमगाते शहर को देखने लगा। जयपुर शहर का बुरा सपना पहले भी एक बार आ चुका था और कोई भी उसे दूसरी बार अनुभव नहीं करना चाहता था। इसके अलावा अगर चीजें वास्तव में हाथ से निकल गईं, तो वहां मौजूद सभी घोस्ट मास्टर्स को शायद कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, चाहे वे चाहें या न चाहें। अधीरा ने सभी को 7 दिनों के लिए जयपुर मुख्य शहर में ठीक किसी कारण से रोक रखा था ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके, अन्यथा कुछ लोग तो पहले ही उन शहरों में लौट चुके होते जिनकी जिम्मेदारी उनके पास थी। रोहित व्यक्तिगत रूप से ये देखने आया था कि क्या ये ऑपरेशन सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि उसने इस संभावना पर विचार किया था। यदि सब कुछ ठीक रहा, तभी वह अपने मित्र मंडली के उन लोगों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे सबसे पहले खबर मिलनी चाहिए थी ताकि वह आगे आने वाली स्थिति के लिए तैयार रह सके। वह होटल में बैठकर हर बात से अनजान नहीं रह सकता था। रोहित अकेला नहीं था जो यहाँ की स्थिति पर पैनी नजर रख रहा था। काली रात में आसमान में कई ड्रोन मंडरा रहे थे, जिनमें से प्रत्येक को विशेष रूप से सभी दिशाओं से स्थिति की जानकारी देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कोई भी व्यक्तिगत रूप से इस जगह के करीब जाने को तैयार नहीं था। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। रोहित थोड़ा ऊब रहा था और उसे भूख भी लग रही थी, इसलिए उसने कुछ समय के लिए वहां से जाने का मौका निकाला। जब वह वापस लौटा तो उसके हाथ में कबाब का एक बड़ा गुच्छा और कोला की कई बोतलें थीं। हालांकि जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसके पीछे सरसराहट की आवाज हुई, जैसे कोई छत पर चढ़ रहा हो। जल्द ही जमीन को छूते पैरों की आहट गूंजी। रोहित मुड़ा। उसने मोमी पीले रंग के चेहरे वाले एक व्यक्ति को देखा, जिसके चेहरे पर बीमारी जैसा और कुछ अजीब सा भाव था। वह चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। एक ऊंची इमारत की छत पर मंद रोशनी वाले वातावरण में यह दृश्य विशेष रूप से डरावना था। किसी अनजान व्यक्ति को ऐसा लग सकता था जैसे उसका सामना किसी भूत से हो गया हो। लेकिन रोहित को डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। उसने उसे मुख्यालय की मीटिंग टेबल पर देखा था। हालांकि उसे नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन चेहरा याद था। आपको ढूंढना आसान नहीं है, घोस्ट टाइप वाले रोहित, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज़ अजीब थी और सुनने में काफ़ी असहज लग रही थी। तुम कौन हो? रोहित ने बिना किसी घबराहट के कबाब खाते हुए पूछा। जब तक सामने वाला भूत नहीं था, उसे किसी इंसान से डर नहीं लगता था। मेरा नाम अनुपम है। हम पहले मुख्यालय में मिल चुके हैं। शायद आपने मुझ पर ध्यान न दिया हो, लेकिन मैंने निश्चित रूप से आप पर ध्यान दिया था, उस व्यक्ति ने खुद को अनुपम बताया। लेकिन क्या अनुपम पहले से ही ली जुन और अन्य लोगों के साथ घोस्ट ड्राइंग के डोमेन में नहीं था? सामान्य तौर पर उसका यहाँ होना असंभव होना चाहिए था। हालांकि रोहित को ऑपरेशन की सूची के नामों की जानकारी नहीं थी, क्योंकि सब कुछ गोपनीय था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? रोहित ने पिछली बात पर ध्यान दिया। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मुझे ढूंढना अच्छा नहीं हो सकता। वह अधिक सतर्क हो गया। उसे यकीन नहीं था कि अनुपम फ्रैंक सर्कल से है या नहीं, खासकर तब जब उसे उसी दोपहर सुनिधि का संदेश मिला था। ये पूरी तरह से अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये बुरी खबर भी नहीं है। रोहित, मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप बिना कुछ छुपाए मुझे बताएंगे, अनुपम ने कहा। अनुपम करीब नहीं आया, ये जानते हुए कि रोहित उससे सतर्क हो गया है। ऐसी स्थिति में जहां उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा हो, जल्दबाजी में की गई कोई भी हरकत रोहित के हाथों उसकी मौत का कारण बन सकती थी। रोहित तुरंत उसका संकेत समझ गया। तुम जानकारी लेना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें मुख्यालय से पूछना चाहिए। मैंने जितने भी अलौकिक मामलों को सुलझाया है वे सभी प्रलेखित हैं। तुम आसानी से उनकी जांच कर सकते हो और जानकारी पा सकते हो। क्या आप उन फाइलों पर विश्वास करते हैं? अनुपम के मोमी चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। ये निर्भर करता है, रोहित ने लापरवाही से कहा। यही कारण है कि मैं घोस्ट कॉफिन के डेटा और जानकारी के बारे में जानना चाहता हूं, अनुपम ने कहा। इस दुनिया में घोस्ट कॉफिन और घोस्ट एनवॉय के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
आखिर आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने अपने हाथों से घोस्ट कॉफिन को कैद किया था, और आप ही थे जिसने बाद में हुई घोस्ट एनवॉय की घटना से एक समूह को सुरक्षित बाहर निकाला था। तो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ? रोहित ने पूछा। क्या ऐसा नहीं है? अनुपम ने पलटकर पूछा। थोड़ा पानी पीते हुए रोहित ने जवाब दिया, असल में तुमने मुझे गलत समझा है। घोस्ट कॉफिन के रिकॉर्ड और उसके बाद की घोस्ट एनवॉय की फाइलों के संबंध में मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं छिपाया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या छिपा सकता हूं और क्या नहीं। घोस्ट एनवॉय की घटना अत्यंत खतरनाक है और मैं भी इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहता था। बात बस इतनी है कि घोस्ट एनवॉय के रूप में चिन्हित ये भूत वास्तव में अनसुलझा है। सारी जानकारी जानने के बाद भी हर कोई इसके सामने असहाय है। अनुपम ने फिर पूछा, घोस्ट एनवॉय अनसुलझा है, तो मूल घोस्ट कॉफिन के बारे में क्या? आपने उससे कैसे निपटा? घोस्ट कॉफिन, भूत और घोस्ट कॉफिन एक ही हैं। पिछले मिशन में मैंने इस भूत के आतंक को कम करने के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। जबरन घोस्ट कॉफिन को छीन लिया और इसे पूरी तरह से पुनर्जीवित होने से रोक दिया। कड़ाई से कहें तो भूत और घोस्ट कॉफिन अलग हो गए हैं। घोस्ट कॉफिन अब अरूप गुप्ता के हाथों में वापस होना चाहिए। यदि वह पर्याप्त सावधान है तो उसे घोस्ट एनवॉय को फिर से घोस्ट कॉफिन के संपर्क में आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसे घोस्ट एनवॉय का सामना नहीं कर सकता जो अनिश्चित काल तक खुद को फिर से शुरू कर सके, रोहित ने समझाया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह थोड़ी विशेष है, अनुपम ने कहा। रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। जिस स्थिति का तुम सामना कर रहे हो? अनुपम ने घोस्ट डोमेन की उस धूसर धुंधली दुनिया की ओर देखा। मैं इस ऑपरेशन का हिस्सा हूं। मैं, ली जुन, अमरीश, करिश्मा और कुछ अन्य लोगों के साथ घोस्ट ड्राइंग के डोमेन की गहराई में गया हूं और एक अविश्वसनीय जगह पर पहुंचा हूं। वह घाटी जो पहले घोस्ट एनवॉय से प्रभावित थी अब हुआंगगांग गांव नामक स्थान में बदल गई है। क्या? इस खबर को सुनकर रोहित एक पल के लिए दंग रह गया। हुआंगगांग गांव, यही वह जगह थी जहां उसका सामना घोस्ट कॉफिन की घटना से हुआ था, जहां वह उस भयानक स्थान पर मरते मरते बचा था। अरूप गुप्ता का अनुमान सही था, घोस्ट एनवॉय को दबा तो दिया गया था, लेकिन उस हद तक नहीं जिसकी हमने उम्मीद की थी। घोस्ट एनवॉय ने घोस्ट डोमेन को उस स्तर तक नहीं दबाया जहां उसे हिरासत में लिया जा सके। इसके बजाय इसने घोस्ट एनवॉय के घोस्ट डोमेन को बाधित कर दिया, उसे विभाजित कर दिया और एक गांव का रूप दे दिया। वह गांव बहुत खतरनाक है। जब हम गांव की सड़कों पर चलते हैं तो हमें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे ही हम किसी घर में कदम रखते हैं हम पर तुरंत शातिर भूतों द्वारा हमला किया जाता है। अनुपम ने अंदर की कुछ जानकारी साझा की। कुछ भूतों की क्षमताएं बहुत जानी पहचानी हैं। यहाँ तक कि हमारा सामना तुम्हारी उस घोस्ट रोप भूतिया रस्सी से भी हुआ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास घोस्ट रोप है? रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। ली जुन ने मुझे बताया था, अनुपम ने गंभीरता से कहा, इसलिए हमारा अनुमान है कि पहले घोस्ट एनवॉय द्वारा लिए गए सभी भूत अब हुआंगगांग गांव में फिर से प्रकट हो गए हैं। अब वह जगह पहले से भी अधिक खतरनाक है, लेकिन ये मुख्य बिंदु नहीं है ना? रोहित ने कहा। मेरी घोस्ट रोप या किसी अन्य भूत की बात करें तो वे इस बार मुख्य लक्ष्य नहीं हैं। तुम्हारा लक्ष्य घोस्ट एनवॉय है। बिल्कुल। घोस्ट ड्राइंग की दुनिया ने घोस्ट एनवॉय के घोस्ट डोमेन को तितर बितर कर दिया है। चूंकि यह बिखरा हुआ है तो घोस्ट एनवॉय भी इसी गांव में होना चाहिए, और वह दबी हुई अवस्था में है। ये निश्चित रूप से पहले जितना भयानक नहीं है। इसे कैद करने का ये हमारा सबसे अच्छा मौका है, अनुपम ने अपना उद्देश्य बताया। रोहित की निगाहें थोड़ी डगमगाईं क्योंकि उसने अपने मन में हुआंगगांग गांव के बारे में सब कुछ कल्पना की। हर घर में भूत हो सकते हैं। घोस्ट एनवॉय द्वारा पहले लिए गए सभी भूत गांव में दिखाई दिए। असली घोस्ट एनवॉय उन्हीं के बीच छिपा है। क्या तुम मेरे जरिए घोस्ट एनवॉय के स्थान की पुष्टि करना चाहते हो? रोहित तुरंत अनुपम के इरादे समझ गया। आपको पता होना चाहिए कि असली घोस्ट एनवॉय कहाँ है ना? हम एक एक करके हर घर की तलाशी लेने का जोखिम नहीं उठा सकते, अनुपम ने कहा। रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। शायद उसी घर में जहां पहले घोस्ट कॉफिन रखा गया था। हम वहां जा चुके हैं, एक हिंसक भूतिया हमले का सामना किया, लेकिन उसे कैद करने में सफल रहे। वह घोस्ट एनवॉय नहीं था, अनुपम ने कहा। अगर ऐसा है तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि घोस्ट एनवॉय कहाँ प्रकट हो सकता है। रोहित ने अपना सिर हिलाया और मदद करने में अपनी असमर्थता जताई। उसने वास्तव में घोस्ट कॉफिन की घटना को पूरी तरह हल नहीं किया था, इसके बजाय उसने बस उस हिंसक भूत को ताबूत के साथ छोड़ दिया था। उस समय भूत पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ था, इसलिए वह अनसुलझा नहीं था। इसके लिए केवल घोस्ट कॉफिन को छोड़ना आवश्यक था। क्या ऐसा है?
फिर तो ये बड़े खेद की बात है, अनुपम ने कुछ पछतावे के साथ कहा। जेमिनाई सेड, उसे नहीं लगा कि रोहित जानबूझकर कुछ छिपा रहा है, वह वास्तव में उतना ही जानता था। भले ही कोई व्यक्तिगत रूप से शामिल हो, फिर भी वे एक अलौकिक घटना को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। चूंकि ऐसी बात है तो हमें धीरे धीरे खोजना जारी रखना होगा। बोलना समाप्त करने के बाद अनुपम मुड़ने और जाने के लिए तैयार हुआ। रोहित ने तुरंत कहा, मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से केवल घोस्ट एनवॉय की घटना पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। घोस्ट ड्राइंग की घटना को मत भूलना। यदि आप समय पर पीछे नहीं हटे तो अंदर फंसना देर सबेर खतरे का कारण बनेगा। मुझे पता है। इतना कहकर अनुपम मुड़ा और दीवार के सहारे नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह मुड़ा, रोहित की आंखें सिकुड़ गईं। यह अनुपम वास्तव में एक कागज का पुतला पेपरमैन था। उसकी पीठ खोखली थी, जो केवल एक ढांचे के रूप में कुछ लकड़ी की छड़ियों के सहारे टिकी थी। हालांकि सामने से वह बिल्कुल जीवित व्यक्ति जैसा दिखता था। वह असली अनुपम नहीं है, शायद घोस्ट स्लेव जैसा कुछ। रोहित ने मन ही मन अनुमान लगाया। उसी क्षण वर्ल्ड ऑफ घोस्ट ड्राइंग के भीतर भयानक हुआंगगांग गांव में ली जुन और अन्य लोग गांव के बीचों बीच एक सड़क पर खड़े थे। उनके सामने एक नागरिक का घर था, जो अंदर से काला और उदास था, और वहां डरावनी चुप्पी छाई थी। ये वही घर था जहां पहले घोस्ट कॉफिन रखा गया था, फिर भी उन्हें इसके भीतर घोस्ट एनवॉय नहीं मिला था। हालांकि हुआंगगांग गांव पहले जैसा ही था, लेकिन उसका स्थान बदल गया था। सीमित जानकारी के साथ ऐसा लगता है कि हम केवल धीरे धीरे ही खोज सकते हैं, अनुपम ने प्रशिक्षण केंद्र की दिशा में देखते हुए बिना किसी हड़बड़ी के कहा। गलती की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। हर घर में एक भूत हो सकता है, और कोई नहीं जानता कि वह घोस्ट एनवॉय है या नहीं। यहाँ कम से कम दर्जनों घर होने के कारण असली घोस्ट एनवॉय को ढूंढना बहुत कठिन होगा। ली जुन ने भी गहरी चिंता में अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा दबा हुआ था। यह एक नक्शा था जिसे उसने जल्दबाजी में बनाया था। नक्शे में काले क्षेत्र घरों के स्थानों को दर्शा रहे थे, जबकि कई धूसर सफ़ेद सड़कों ने उस हिस्से को कई छोटे खंडों में विभाजित कर दिया था, जो अन्यथा काले रंग की एक निरंतर पट्टी होती। यदि कोई धूसर सफ़ेद सड़कों को अनदेखा कर दे तो आपस में जुड़े हुए काले क्षेत्र एक काले ताबूत की आकृति के समान दिखाई देते थे। और घोस्ट डोमेन को विभाजित करने वाली सड़कें भी सुरक्षित नहीं थीं, क्योंकि यह सड़क वर्ल्ड ऑफ घोस्ट ड्राइंग की थी। आसमान से धूसर राख की तरह जो चीजें नीचे तैर रही थीं, वे जमीन पर जमा होकर गांव की सड़कों का निर्माण कर रही थीं। सड़क की धूसर सफ़ेद सतह के पास के घरों पर अतिक्रमण करने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही यह अंधेरे उदास घरों के पास पहुंचती, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती, मानो अंधेरे ने उसे निगल लिया हो और वह आगे फैलने में असमर्थ हो। घोस्ट एनवॉय और घोस्ट ड्राइंग के बीच एक नाजुक संतुलन बन गया था, लेकिन ये संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। यदि किसी दिन घोस्ट ड्राइंग के घातक नियम सक्रिय हो गए तो ये भंगुर संतुलन एक पल में बिखर जाएगा, और ली जुन, अनुपम और अन्य लोगों को एक भयानक दुस्वप्न का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं उन्हें घोस्ट एनवॉय के स्थान को सटीक रूप से पहचानने में मदद करने का कोई तरीका खोज सकूं, तो शायद यह मिशन पूरी तरह सफल हो सकता है। प्रशिक्षण केंद्र की छत पर कबाब खाते हुए रोहित ने मन ही मन सोचा। इस स्तर के भूत को कैद करना आमतौर पर आसान नहीं होता है। हालांकि अरूप गुप्ता की योजना बहुत प्रभावी थी, जिसने घोस्ट एनवॉय के घोस्ट डोमेन को उसकी सबसे कमजोर स्थिति तक बेरहमी से दबा दिया था। लेकिन घोस्ट एनवॉय का स्थान खोजे बिना यह अभी भी कठिन बना हुआ था। एक एक करके घर की तलाशी लेना मौत को दावत देने जैसा था। कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता था, और समय भी इसकी अनुमति नहीं देगा। अध्याय 523 वे स्थान जहां वे जा चुके हैं। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। चहल पहल भरे इस महानगर में रोशनियां अभी भी चमकीली थीं, माहौल जीवंत और शोर शराबे वाला था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन इस शहर के अधिकांश लोग कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि शहर के बाहरी इलाके में हर किसी के जीवन और मृत्यु से जुड़ी एक विचित्र घटना घट रही है। ये ऑपरेशन अत्यधिक गोपनीय होने के बावजूद कुछ खास हलकों के लोगों के लिए इसके बारे में जानना मुश्किल नहीं था। आखिरकार इसमें एक एस लेवल की घटना शामिल थी। जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते थे उनकी संख्या निश्चित रूप से कम नहीं थी, और यह संभावना थी कि कुछ विदेशी ताकतें भी इस पर कड़ी नज़र रख रही थीं। हालांकि घोस्ट ड्राइंग की घटना में रुचि की तुलना में पिंगॉन टावर की सबसे ऊपरी मंजिल कुछ खास मंडलीक सर्कल के दोस्त रोहित की गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे रहे थे। ताज़ा जानकारी, रोहित का स्थान बदल गया है। वह घोस्ट ड्राइंग की घटना के पास देखा गया है। सटीक स्थान प्रशिक्षण केंद्र की सबसे ऊपरी मंजिल है।
कॉन्फ्रेंस टेबल पर रॉबिन विलियम्स को एक खुफिया जानकारी मिली और तुरंत उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। अध्यक्ष रमन, यह एक अच्छा अवसर है। यदि वह इस समय मर जाता है तो हम उसकी मृत्यु का कारण पूरी तरह से इस घोस्ट ड्राइंग की घटना को बता सकते हैं। उसके बगल में रोहन के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया और उसने एक तरफ देखा। वह कुछ हद तक उत्सुक था कि रमन रोहित को खत्म करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ये देखते हुए कि रोहित भी एक शीर्ष घोस्ट यूजर था जो 3 भूतों को नियंत्रित करता था और उसे मारना इतना आसान नहीं था। जेमिनाई सेड, इतनी जल्दी क्या है? ऊंची सीट पर बैठे रमन ने आलस भरी नजरों से देखा। रोहित इस बार सिर्फ स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां गया है, उसका इस घटना में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। अगर हम अभी कोई कदम उठाते हैं और उसे खत्म करने में नाकाम रहते हैं तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। मैं तभी कार्रवाई करूंगा जब वह वास्तव में किसी अलौकिक घटना में उलझ जाएगा। जब इस घटना के भूत और मेरे तरीके एक साथ काम करेंगे तभी हम एक अचूक परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें अपने काम में बहुत बारीकी बरतनी होगी। रॉबिन विलियम्स, तुम घोस्ट यूजर नहीं हो, तुम कुछ बातें नहीं समझते, क्योंकि तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि मौत के कगार पर खड़ा एक शीर्ष घोस्ट यूजर कितना भयानक हो सकता है। इसलिए रोहित के खिलाफ योजना आज के लिए टाल दी गई है। जब अवसर सही होगा तब हम कार्रवाई करेंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य घोस्ट ड्राइंग की घटना का निरीक्षण करना है। रमन ने अपनी बात समाप्त की और कुछ दूरी पर लगी एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की ओर देखा। उस पर कई ड्रोनों से भेजी गई तस्वीरें थीं। हालांकि रात का समय था, फिर भी दूर अंधेरे में उभरती एक धूसर सफ़ेद दुनिया को पहचाना जा सकता था। वह घोस्ट डोमेन के भीतर वर्ल्ड ऑफ घोस्ट ड्राइंग थी। ये वही भूतिया चीज़ थी जिसने घोस्ट यूजर्स की एक शीर्ष विदेशी टीम का सफाया कर दिया था, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा था। और उससे लड़ने का अनुभव एक टॉप सीक्रेट खुफिया जानकारी बन गया था जिसे साझा अभिलेखागार में दर्ज नहीं किया गया था। घोस्ट एनवॉय को सफलतापूर्वक पकड़ने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। बहुत समय बीत चुका है और मुझे डर है कि अंदर कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम हुए होंगे। रोहन ने हल्के से फुकार भरी। मैंने पहले मुख्यालय को कॉफिन नेल ताबूत की कील निकालने का सुझाव दिया था, लेकिन रोहित के दखल के कारण मेरी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया गया और किसी ने नहीं सुना। अगर मुख्यालय को इस बार भारी कीमत चुकानी पड़ती है तो शायद मेरी योजना को फिर से शुरू करने का मौका मिले। तुम्हारे प्रस्ताव से असहमति रोहित की वजह से नहीं थी, वह इसलिए थी क्योंकि उपमंत्री अधीरा ने हमारे इरादों को भांप लिया था। रॉबिन विलियम्स शांत होकर बोला, वो नहीं चाहते कि कॉफिन नेल हमारे शकल के हाथों में लगे, अन्यथा मुख्यालय में मेरा प्रभाव और बढ़ जाएगा। रोहित का शामिल होना बस अधीरा की इच्छाओं के साथ मेल खा गया। वह किसी को समस्या खड़ी करते देख सबसे ज्यादा खुश होते हैं। इसके अलावा उस कॉफिन नेल को वापस लाने में हंग्री घोस्ट के भागने का जोखिम भी होगा और कोई भी प्रबंधक इतना मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं लेगा। इसलिए इसे भूल जाओ। भले ही यह ऑपरेशन विफल हो जाए, वे तुम्हारी योजना पर सहमत नहीं होंगे जब तक कि घोस्ट ड्राइंग और घोस्ट एनवॉय की घटनाएं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर न हो जाएं और अधीरा के पास जुआ खेलने के अलावा कोई और विकल्प न बचे। रमन धीरे से बोला। घटनास्थल के पास मौजूद रोहित फ्रेंच सर्कल के भीतर चल रही इस चर्चा से अनजान था। उसके विचार में यदि वे उसके खिलाफ कोई कदम उठाने का इरादा रखते थे तो वे कम से कम घोस्ट एनवॉय की घटना के पूरी तरह समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे, अन्यथा इस सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस बीच ली जुन और अन्य लोग जो अस्थायी रूप से घोस्ट ड्राइंग की दुनिया के भीतर फंसे हुए थे, उनके पास अपने दांत पीसने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि वे घोस्ट एनवॉय के स्थान का निर्धारण नहीं कर पा रहे थे और केवल प्रतीक्षा करना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें एक एक करके इमारतों की तलाशी लेने का प्रयास करना पड़ा। शायद वे भाग्यशाली रहे और जल्दी ही लक्ष्य का पता लगा लें। ये स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी क्योंकि प्रत्येक घर के निवासी अब ग्रामीण नहीं बल्कि भटकने वाले असली भूत थे। वह 3 मंजिला ग्रामीण घर अपने दरवाजों को चौड़ा खोले खड़ा था, अंदर बिल्कुल काला और उदास, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ न सुझे, मानो सारी रोशनी गायब हो गई हो। फिर भी उस अंधेरी इमारत से भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो, कभी सीढ़ियों पर, कभी छत पर टहलते हुए, तो कभी अजीब शोर के साथ। बिना किसी संदेह के इस 3 मंजिला इमारत के भीतर भूत थे। ली जुन, क्या हमें जारी रखना चाहिए? ये 7वां घर है जिसे हमने चेक किया है और तुम्हारी स्थिति में तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। अगर हमने इसे जारी रखा तो तुम जल्द ही किसी प्रतिशोधी आत्मा के पुनर्जीवित होने से मर जाओगे, अमरीश ने कहा, जो चलते समय अपने फोन से खेल रहा था। उसने सावधानी के संकेत के साथ अपना सिर उठाया। उनमें से कुछ लोगों ने एक टीम बनाई थी जो एक घर से दूसरे घर तक अपना रास्ता तलाश रहे थे।
उनके सामने मौजूद यह इमारत 7वीं थी जिसमें भूत थे। उन्होंने 2 घरों के भूतों को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन फिर महसूस किया कि यह तरीका बहुत अक्षम है, इसलिए उन्होंने थोड़ा अन्वेषण करने, भूतों की पहचान करने और फिर पीछे हटने का फैसला किया। वे सभी भूतों को जबरन पकड़ने की योजना नहीं बना रहे थे। हालांकि खतरा काफी कम हो गया था और दक्षता थोड़ी बढ़ गई थी, फिर भी यह डरावना और जोखिम भरा था। सौभाग्य से वे अच्छी तरह से तैयार थे और 5 लोगों के एक साथ चलने के कारण अब तक किसी की जान नहीं गई थी। वे सभी अब तक पूरी तरह सुरक्षित बचे थे। लेकिन जीवित रहने का मतलब सुरक्षित होना नहीं था। सबसे आगे चल रहे ली जुन की गति सुस्त थी, उसका शरीर सूख गया था, जो किसी झुलसे हुए शव की तरह लग रहा था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसके झुलसे हुए काले मांस की दरारों से एक अजीब हरी घोस्ट फ्लेम, भूतिया ज्वाला भीतर जलती हुई टिमटिमा रही थी। उससे निकलने वाली यह हरी रोशनी उसका घोस्ट डोमेन बना रही थी, जो अंधेरे को चीरकर रास्ता बना रही थी। घोस्ट एनवॉय की घटना के लिए मैं बड़ी जिम्मेदारी निभाता हूँ। यदि मैंने आदेशों की अवज्ञा नहीं की होती, तो प्रयोगशाला की सुरक्षा के स्तर को देखते हुए वह चीज़ कभी नहीं भागती, वह सुरक्षित रूप से अंदर फंसी रहती, न कि अब की तरह एक अनसुलझी मौजूदगी बनती। ली जुन ने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा झुलसकर काला पड़ गया था, मांस गायब था और आंखों के गड्ढे पूरी तरह जल चुके थे, जिससे केवल एक खोखला शून्य बचा था। उस शून्य के माध्यम से मांस का एक कतरा भी नहीं देखा जा सकता था, केवल गहरे, अंतहीन और भयावह लपटों का एक समूह दिखाई दे रहा था। उन लपटों की गहराई के भीतर कई डरावनी परछायां संघर्ष करती हुई और आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई प्रतीत हो रही थीं। तो तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने की सोच रहे हो? अनुपम ने कहा। बाकी लोग समझ गए थे कि ली जुन अपने भीतर के भूत के पुनर्जीवित होने के करीब था। जीवित रहने के लिए या तो उसे इस ऑपरेशन से बाहर निकलना था और तीसरे भूत को नियंत्रित करके एक नया संतुलन खोजना था, या फिर यही मरना था। कोई दूसरी संभावना नहीं थी। कम से कम मेरे पास अभी भी अपने जीवन के लिए लड़ने का अधिकार है। मैंने घोस्ट एनवॉय के वास्तविक आतंक को देखा है। उस समय कोई भी मामूली प्रयास उस भूत से नहीं निपट सकता था। जो कोई भी उसके सामने आता, वह बिना बचने के मौके के मर जाता। आप सभी ने जानकारी स्पष्ट रूप से देखी है, ये हमारा एकमात्र मौका है। ली जुन ने दृढ़ता से अपना सिर घुमाया और उस 3 मंजिला इमारत में कदम रखा। उसके आने से घोर अंधेरे वाला बैठक कक्ष थोड़ा रोशन हो गया। उस अशुभ घोस्ट फ्लेम से निकलने वाली रोशनी ने दृश्यता को बेहतर बना दिया, जिससे आसपास की हर चीज स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। वाकई कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनुपम के बीमार चेहरे पर लाचारी का भाव फैल गया। उसके पास ली जुन के पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार ली जुन ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा था और उसके इनकार करने की गुंजाइश सीमित थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ली जुन मर सकता था लेकिन अनुपम नहीं। उनके आने से धुंधली लॉबी थोड़ी तंग महसूस होने लगी और उन्होंने ये भी गौर किया कि घर के अंदर का शोर रुक गया था। न कोई कदमों की आहट थी, न सीढ़ियों से कोई आवाज, मानो प्रवेश द्वार पर उन्होंने जो आवाजें सुनी थीं, वे भ्रम थीं। भूत दूसरी मंजिल पर है। अगले ही पल अमरीश के फोन गेम ने संकेत दिया कि उसका कैरेक्टर खुशी खुशी अंधेरी सीढ़ियों से ऊपर कूद रहा है, लेकिन जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, स्क्रीन अचानक चमक उठी। उस पर लिखा था, कैरेक्टर की मृत्यु हो गई है, कृपया पुनः आरंभ करें। गेम कैरेक्टर की अचानक हुई मौत का मतलब था कि दूसरी मंजिल पर खतरा मंडरा रहा था। भूत ऊपर है। अब सभी ने एक साथ छत की ओर देखा। भूत से केवल एक दीवार का फासला था, 5 मीटर से भी कम की दूरी। वे कई लोग थे, लेकिन इस दबाव ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। इस बार उनका सामना किस तरह के भूत से होने वाला था? मैं पहले ऊपर जाता हूँ। उस अजीब रोशनी में अनुपम का पीला रंग और भी भयानक लग रहा था, लेकिन उसने गंभीरता से रास्ता दिखाने का काम संभाला, क्योंकि केवल वही था जिसके जीवित रहने की उच्च संभावना थी यदि उस पर पहले भूत का हमला होता। बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने जल्दी से अपना फॉर्मेशन स्थिर कर लिया। कोई रास्ता दिखा रहा था, कोई पीछे से कवर दे रहा था और तीसरा आपात स्थिति के लिए तैयार था। वे सभी बहुत तनाव में थे। अनुपम बिना किसी घबराहट या अत्यधिक घबराहट के स्थिर कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ गया। वास्तव में उसकी मानसिक शक्ति बहुत उच्च थी। वह छोटी सी चढ़ाई बिना किसी घटना के पूरी हुई और अनुपम दूसरी मंजिल के गलियारे में पहुंच गया, जहां उसने 2 कमरे देखे। कमरों में पुराने लकड़ी के दरवाजे थे जो ठीक से बंद नहीं हो सकते थे और आधे खुले छोड़े गए थे। लेकिन दरवाजों पर अनुपम ने पैरों के कई निशान देखे। वे निशान बेतरतीब थे और उन पर कुछ धूसर सफ़ेद राख लगी थी, मानो बाहर से अंदर लाए गए हों। क्या अंदर का भूत बाहर जा चुका है? अनुपम के चेहरे का भाव बदल गया। जेमिनाई सेड, बाहर वर्ल्ड ऑफ घोस्ट ड्राइंग थी।
पिछली अटकलों के अनुसार घोस्ट कॉफिन के भूत इन अंधेरे घरों में फंसे हुए थे और बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन इन बिखरे हुए पदचिह्नों ने सुझाव दिया कि कुछ वास्तव में बाहर गया था और यहाँ तक कि बाहर से राख भी उठाकर लाया था। हालांकि अनुपम संदेहों से भरा था, लेकिन वह रुका नहीं। इसके बजाय वह बेतरतीब पदचिह्नों वाले कमरे की ओर बढ़ा। यदि भूत शक्तिशाली नहीं था तो वे उसे तुरंत कैद कर सकते थे, और यदि कैद करने की कोशिश विफल हो जाती तो वे बस वापस सड़क पर लौट जाते। भूत संभवतः उनके पीछे बाहर नहीं आ सकता था। हालांकि जब उसने सावधानी से दरवाजा धकेला तो जो उसने देखा उससे उसकी आंखें अचानक सिमट गईं और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक आकृति जो दिखने में बिल्कुल उसके जैसी थी, जिसका शरीर किसी मृत व्यक्ति की तरह क्षत विक्षत था, दरवाजे पर खड़ी थी और बेजान राख जैसी आंखों से बाहर देख रही थी, जिससे एक असाधारण आतंक पैदा हो रहा था। फिर भी जब अनुपम ने करीब से देखा तो वह कई कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी यह प्रतिकृति कोई लाश नहीं थी, न ही कोई इंसान, बल्कि एक सजीव पेपर एफिजी कागज का पुतला थी। न केवल दरवाजे वाला, बल्कि अंदर फटे पुराने कागज के पुतलों के ढेर बिखरे हुए थे। क्षतिग्रस्त होने के बावजूद अनुपम ने पहचान लिया कि उनमें से हर एक उसके जैसा दिखता था और उसे यकीन था कि उसने खुद इन पुतलों को बनाया था। प्रवेश द्वार पर राख से भरे बेतरतीब पदचिह्न और अंदर कागज के पुतले ऐसे फटे पुराने थे मानो बहुत पहले मर चुके हों। एक पल में अनुपम के दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, और वह भी एक बार नहीं। जेमिनाई सेड, अध्याय 524, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतने लंबे समय तक खोजबीन करने के बाद ली जुन और अन्य लोगों ने सोचा था कि भले ही वे योजना को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ उम्मीद जगाई थी। केवल सीमित घरों वाले इस गांव में, जब तक कि उनकी किस्मत बहुत खराब न हो, केवल आगे टटोलते हुए घोस्ट एनवॉय को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। बेशक ये तब था जब घोस्ट पेंटिंग्स के साथ कुछ अप्रत्याशित न हो, लेकिन उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस घर के अंदर, जिसके प्रेतवाधित होने का संदेह था, उन्हें कई अविश्वसनीय रूप से विचित्र और अकथनीय चीजें मिलेंगी। एक के बाद एक कागज के पुतले पेपर एफिजी, जिनमें से प्रत्येक अधूरा था। हर पुतला अनुपम की शक्ल का था, जिसका रंग बीमार पीला और निगाहें बेजान थीं। उनके बचे कुचे भावों पर अविश्वास के साथ मिश्रित आतंक के निशान थे, जो ली जुन की घोस्ट फ्लेम की हरी चमक के नीचे एक विशेष रूप से डरावना दृश्य पैदा कर रहे थे। 1, 2, 3, कुल 5 कागज के पुतले। अनुपम का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने उन्हें गिना। 5 बार। हम इस घर में कुल 5 बार आए हैं, उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि यह उसकी समझ से परे एक भयानक दृश्य था। उनके द्वारा पहले संभाली गई किसी भी अलौकिक घटना में कभी भी ऐसा अविश्वसनीय बदलाव नहीं आया था। बाकी लोग कमरे में मौजूद 5 कागज के पुतलों को घूरते हुए चुप और उदास हो गए। असंभव है अनुपम, तुम्हारा अनुमान गलत होना चाहिए। ये पहली बार है जब हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ पहले कभी नहीं आए, मुझे स्पष्ट रूप से याद है। अमरीश ने पीछे से तुरंत टोकते हुए उसके अनुमान को खारिज कर दिया। शायद जाने पहचाने कागज के पुतलों ने अनुपम को किसी भयानक सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वह अनुपम के अनुमान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सका। अनुपम ने व्याकुलता से कहा, अगर हम यहाँ कभी नहीं आए तो मेरे कागज के पुतले यहाँ क्यों रह गए? हर बार जब मुझे कोई भूत मारता है तो मेरी जगह एक कागज का पुतला मौत स्वीकार कर लेता है। अब यहाँ 5 पुतले हैं, जिसका अर्थ है कि यहाँ प्रवेश करने के बाद से मैं 5 बार भूतों के हाथों मारा गया हूँ, लेकिन पहले से लेकर अब तक मैं एक बार भी नहीं मरा हूँ। क्या हमारी याददाश्त के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, या हमारा सामना पहले घोस्ट एनवॉय से हुआ था और हम उसे कैद करने में विफल रहे, जिसके कारण उसने सब कुछ रीस्टार्ट पुनः आरंभ कर दिया और अब हम बार बार अपने पिछले अनुभवों को ही जी रहे हैं। रीस्टार्ट। घोस्ट एनवॉय के पास वास्तव में यह अजीब क्षमता है, लेकिन ऐसा रीस्टार्ट केवल घोस्ट एनवॉय पर ही लागू होता है और ये दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता, सबकी याददाश्त को तो बिल्कुल भी नहीं। अनुपम, ये केवल तुम्हारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से एक अनुमान है। अगर हम यहाँ पहले आए होते तो केवल तुम ही नहीं, बल्कि हम सबको भी कोई न कोई निशान छोड़ना चाहिए था, ली जुन ने शांति से कहा। बाकी सब खामोश हो गए। हालांकि उन्हें इस घर में अपना कोई व्यक्तिगत निशान नहीं मिला था, लेकिन अनुपम के 5 कागज के पुतलों का दिखना अविश्वसनीय रूप से विचित्र था, मानो वास्तव में किसी चीज ने यहाँ अनुपम को 5 बार मार दिया था और उनकी वर्तमान यात्रा 6ठी बार थी। क्या वे वास्तव में यहाँ पहले आ चुके थे, जिससे भूत ने किसी प्रकार का रीस्टार्ट शुरू कर दिया था, या इस स्थिति के उत्पन्न होने का कोई और कारण था? ये समझ से परे था। फिर भी अनुपम की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ से बाहर निकलते हैं।
चाहे हम यहाँ पहले आए हों या नहीं, हुआंगगान गांव में एक बार फिर ऐसा बदलाव आया है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये बदलाव बहुत बुरा है और अगर हम अभी नहीं निकले तो शायद हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अमरीश ने अपना चमकता हुआ फोन नीचे रखा और एक पल की चुप्पी के बाद ये सतर्क सुझाव दिया। बात तो सही है, अगर अनुपम का अंदाजा सच है तो हम अपनी याददाश्त पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इस मोड़ पर घोस्ट एनवॉय को कैद करना एक मजाक बनकर रह जाएगा। और इसके अलावा घोस्ट कैंडल, भूतिया मोमबत्ती अभी भी बाहर है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसने घर के बाहर झांका। आसमान अब भी उसी फीके धूसर रंग का था, पूरी दुनिया रंगों से रहित और किसी भी आवाज से शून्य थी, एक दमनकारी सन्नाटा जो डर पैदा कर रहा था। अधिकांश लोग तो इस जगह आने मात्र से ही डर के मारे मर जाते, इस अज्ञात भूमि में हिंसक भूतों को खोजना तो दूर की बात थी। यहाँ का दबाव अकल्पनीय था। ली जुन अब एक कठिन फैसले के सामने था। इस अवसर पर टीम लीडर होने के नाते विभाजित मतों के बीच उसे ही चुनाव करना था। क्या उन्हें इस खौफनाक गांव में खोज जारी रखनी चाहिए या उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए? हर चुनाव की अपनी एक कीमत थी। जाने का मतलब था मिशन की विफलता, लेकिन जारी रखने का मतलब यहाँ पूरी टीम का सर्वनाश हो सकता था। घोस्ट ड्राइंग की घटना ने पहले ही एक टीम का सफाया कर दिया था, इसका उदाहरण सामने था। अभी निकलना बहुत अफसोसजनक होगा। घोस्ट एनवॉय के दायरे को दबा दिया गया है। अरूप गुप्ता की योजना सफल रही है, हमें बस घोस्ट एनवॉय के स्थान का पता लगाना है। हम इस एस लेवल की अलौकिक घटना को सुलझा सकते हैं। अगर हमने यह मौका गंवा दिया तो फिर कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा और हम इस बार हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ली जुन के चेहरे के भाव बदले और अंततः उसने दांत पीसते हुए अपनी बात कही। अगर यह कोई और जगह होती तो पीछे हटना ही इसका अंत होता, लेकिन यहाँ बात अलग थी। उनके ठीक पीछे जो शहर था, जयपुर शहर, उसे किसी भी हाल में इस अलौकिक घटना में नहीं घसीटा जा सकता था। अन्यथा परिणाम पिछली हंग्री घोस्ट घटना से 10 गुना बदतर होंगे। क्या हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? ये सुनकर बाकी लोग ठिठक गए। ली जुन की बातों से यह समझना मुश्किल नहीं था कि इस बार वे घोस्ट एनवॉय का सामना करने के लिए संकल्पित थे, भले ही इसके लिए पूरी टीम के खात्मे का जोखिम ही क्यों न उठाना पड़े। ठीक उसी क्षण जेमिनाई सेड, बिना किसी और बहस का इंतजार किए उस शांत वातावरण के बीच बगल के कमरे से कदमों की स्पष्ट आहट सुनाई दी। कदमों की अचानक आहट ने तुरंत सभी को खामोश कर दिया और वे सब एक साथ गलियारे के दूसरे छोर की ओर घूरने लगे। 5 लोग थे, पर कोई 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन कदमों की आवाज़ गूंजती रही। वह आवाज़ भारी और सख्त थी, जिसमें जीवितों वाली चपलता नहीं थी, मानो कोई चलता फिरता शव हरकत में हो। चरमराहट। अगले कमरे का लकड़ी का दरवाज़ा किसी चीज़ द्वारा धकेला गया प्रतीत हुआ और पुराने कब्जों के आपस में रगड़ने की आवाज़ ने सभी की नसों को झकझोर कर रख दिया। भूत। पिछला निर्णय सही था, भूत वास्तव में दूसरी मंजिल पर ही था। ये तो केवल अनुपम द्वारा पहला कमरा खोलने और 5 कागज के पुतलों की खोज थी जिसने सभी की गतिविधियों को प्रभावित कर दिया था। अन्यथा वे दूसरे कमरे का निरीक्षण करने में कैसे विफल हो सकते थे? इस बिंदु तक हर कोई भूत के हमले के लिए तैयार था। हालांकि दूसरे कमरे का लकड़ी का दरवाज़ा आधा खुलने के बाद रुक गया। आधे खुले दरवाजे के माध्यम से उन्हें अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था और उसी समय अंदर के कदमों की आहट भी रुक गई। मैं जाऊंगा, बिना एक शब्द कहे अनुपम ने बस दूसरों की ओर एक नज़र डाली और आगे बढ़ गया। दूरी कम थी, 5 मीटर से अधिक नहीं। आधे बंद लकड़ी के दरवाजे को खोलने के लिए बस कुछ ही कदमों की ज़रूरत थी। अनुपम को भरोसा था कि वह भूत के हमले से बच सकता है। ये जानकारी के लिए जान जोखिम में डालना था, क्योंकि इस घर के भूत शायद घोस्ट एनवॉय न हो और उनकी सामान्य रणनीतियां वहां लागू न हो। लेकिन जैसे ही अनुपम कार्रवाई करने वाला था, ली जुन ने उसे पीछे खींच लिया और अपना सिर हिला दिया। क्यों? अनुपम ने अपनी उलझन जताते हुए भौहें सिकुड़ी। ली जुन का चेहरा सख्त था और उसने तुरंत घोस्ट कैंडल, भूतिया मोमबत्ती जला दी। यदि अनुपम का अंदाज़ा सच था और वे यहाँ पहले भी आ चुके थे, तो क्या अनुपम की यह कार्रवाई भी पिछली उन घटनाओं की तरह खत्म होगी जो उन्हें याद नहीं है? यहाँ मरना और पीछे एक कागज़ का पुतला छोड़ जाना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बदलने से परिणाम प्रभावित हो सकता था। इसलिए चाहे वे रीस्टार्ट जिन्हें वे याद नहीं कर पा रहे थे सच हो या नहीं, ली जुन को उस पैटर्न को तोड़ना था जिसका वे पालन कर रहे थे। घोस्ट कैंडल वह चीज़ थी जो सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। अब इसे बचाने का कोई कारण नहीं था। अगले ही क्षण घोस्ट कैंडल की लौ जल उठी, जिसने उनके आसपास के ठंडे और बेचैन कर देने वाले प्रभाव को तुरंत दूर कर दिया। इसके जलने की गति असामान्य है। जब ली जुन ने देखा कि घोस्ट कैंडल कितनी धीरे जल रही है,
तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जलने की दर इतनी धीमी थी कि पास में भूतों की मौजूदगी का संकेत नहीं मिल रहा था। एक साथ ली जुन ने धीमी आवाज में चिल्लाकर आगे धावा बोला और आधे खुले लकड़ी के दरवाजे को जोर से लात मारकर खोल दिया। उस अंधेरे कमरे में एक तेज आवाज गूंज उठी। अगले ही पल पांचों लोग अंदर घुस गए। घोस्ट कैंडल भूतिया मोमबत्ती की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और साथ ही उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया कि वे पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। लेकिन सबके अंदर घुसने के बाद वह धुंधला कमरा खाली था। वहां कुछ पुराने फर्नीचर और खेती के औजारों के अलावा कुछ नहीं था जो सालों से इस्तेमाल नहीं किए गए थे। यहाँ कुछ भी नहीं है। असंभव, कोई सदमे में चिल्लाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कदमों की आहट सुनी थी और दरवाजे को खुलते हुए देखा था। खटाक, उसी क्षण दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर फर्श पर गिर गई। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति का चित्र था, जैसा कि ग्रामीण घरों में मृत पूर्वजों की याद में अक्सर रखा जाता है। गिरा हुआ वह चित्र फर्श पर चुपचाप पड़ा था। मोमबत्ती की उस डरावनी रोशनी में तस्वीर में दिख रहे बुजुर्ग का चेहरा धुंधला और अजीब लग रहा था। चेहरे का ऊपरी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था जिससे नए नक्श छिपे हुए थे, लेकिन निचले हिस्से पर एक हल्की मुस्कान तैरती हुई लग रही थी। यह मुस्कान भले ही दिखने में दयालु थी, लेकिन हड्डियों को कंपा देने वाला आतंक पैदा कर रही थी। तस्वीर के बगल में कुछ ऐसे अक्षर लिखे थे जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। वे शायद उस बुजुर्ग के जन्म और मृत्यु की तिथियां, वंशजों के विवरण और इसी तरह की अन्य जानकारियां लग रही थीं। तस्वीर गिर गई और कदमों की आहट रुक गई। अनुपम बड़बड़ाया, उसका बीमार पीला चेहरा और भी सख्त हो गया। घोस्ट कैंडल की सुरक्षा होने के बावजूद उसकी हिम्मत उसे लापरवाही से करीब जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। ली जुन घोस्ट कैंडल को गिरे हुए फ्रेम के और करीब ले गया। हरी लौ टिमटिमाई, लेकिन उसके जलने की गति अभी भी धीमी थी, जो इस बात का संकेत था कि इस विसंगति का स्रोत कोई सीधा और आक्रामक भूत नहीं था, कम से कम अभी तक तो नहीं। रुको, इन लिखावटों को देखो, अमरीश ने उन अपठनीय निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी स्याही पर पड़ी, वे प्रतीक बदलने लगे और धीरे धीरे पढ़ने योग्य होने लगे। अध्याय 525। एक चित्र नहीं, सटीक रूप से कहें तो यह एक पुतला था। सभी की निगाहें उसी पर टिकी थीं और उनके चेहरों पर गंभीरता और हिचकिचाहट के भाव थे। कमरे में एकमात्र चीज जो अजीब लग रही थी वह यही पुतला था। क्या ये संभव था कि पहले हुई हलचल इसी पुतले के कारण हुई थी? पुतले पर उस बुजुर्ग व्यक्ति के धुंधले चेहरे को देखकर धीरे धीरे एक सिहरन पैदा करने वाली अनुभूति होने लगी। ये निश्चित रूप से घोस्ट एनवॉय नहीं था। हर किसी के मन में यही विचार था और वे इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, क्योंकि घोस्ट एनवॉय के बारे में जानकारी पहले से ही अच्छी तरह समझी जा चुकी थी। कठिनाई उसे कैद करने के तरीके में थी, लेकिन यह किसी ऐसी विचित्र चीज जैसा लग रहा था जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। एक नया खोजा गया भूत। ली जुन ने अपनी बाहें सिकुड़ी। वह बहुत करीब जाने में झिझक रहा था और उसने अपने हाथ में मौजूद घोस्ट कैंडल की ओर देखा। लौ अभी भी स्थिरता से जल रही थी, जो संकेत दे रही थी कि आसपास कोई भूत नहीं है। लेकिन अगर कोई भूत नहीं था तो उनके सामने ये डरावना पुतला क्या था? जानकारी मेल नहीं खा रही थी। यदि घोस्ट कैंडल प्रतिक्रिया नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि खतरा सक्रिय नहीं है, या यह पारंपरिक अर्थों में कोई भूत नहीं है। अनुपम ने धीरे से कहा। उसका मोमी चेहरा कांप रहा था, लेकिन वे कदमों की आहट असली थी, और बगल के कमरे में मेरे कागज के पुतले भी असली थे। अमरीश ने अपने फोन से नजरें नहीं हटाईं, लेकिन उसकी उंगलियां पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रही थीं। गेम कैरेक्टर इस बार दरवाजे के पार भी नहीं जा पाया। वह बस गायब हो गया। कोई डेट स्क्रीन नहीं आई, बस ब्लैक डिस्प्ले हो गया। ली जुन ने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में जल रही हरी घोस्ट फ्लेम मोमबत्ती के साथ तालमेल बिठाते हुए टिमटिमा रही थी। क्या ये वर्ल्ड ऑफ घोस्ट ड्राइंग का हिस्सा हो सकता है? दो डोमेन क्षेत्रों के आपस में टकराने का कोई उपउत्पाद। जैसे ही वह बुजुर्ग के धुंधले चेहरे का निरीक्षण करने के लिए झुका, पुतले के निचले हिस्से पर बनी वह हल्की मुस्कान 1 मिलीमीटर के कुछ हिस्से तक और चौड़ी होती हुई प्रतीत हुई। चाहे इस पुतले में कोई समस्या हो या नहीं, सबसे सुरक्षित तरीका इसे बंद कर देना है ताकि बाद में कोई दुर्घटना न हो, अनुपम ने तुरंत कहा और अपना लाया हुआ एक छोटा बैग निकाला। ये बैग सोने गोल्ड का बना था। सोने की बेहतरीन लचीलेपन की क्षमता के कारण इसे साथ ले जाना अधिक सुविधाजनक था। बात तो सही है, पहले इस चीज को पैक करते हैं, फिर इस कमरे से बाहर निकलते हैं। इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है और मुझे बहुत बुरा आभास हो रहा है, अमरीश ने अपने फोन की चमकती स्क्रीन ऊपर उठाते हुए कहा। स्क्रीन पर अभी भी गेम चल रहा था, लेकिन गेम का मुख्य पात्र पहले ही मृत दिखाया जा चुका था। वह मृत्यु बिना किसी स्पष्ट कारण के हुई थी, जिसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा था।
इस तरह की अचानक मृत्यु अमरीश के लिए नई नहीं थी, यह आमतौर पर पास में किसी बड़े खतरे का संकेत देती थी। सामान्य परिस्थितियों में वह कभी ऐसी जगह नहीं आता, अगर यह उसका मिशन न होता तो वह अब तक यहाँ से जा चुका होता। दिलचस्प है, गायब होता भूत, रहस्यमयी पुतला, बदलाव और बड़े होते जा रहे हैं। यह अब केवल घोस्ट एनवॉय की घटना नहीं रह गई है। हम वास्तव में जिसका सामना कर रहे हैं वह शायद घोस्ट एनवॉय नहीं बल्कि कुछ और ही है। यहाँ अनिश्चितता के बहुत सारे कारक हैं, करिश्मा ने धीमे स्वर में कहा। जब वह बोल रही थी, अनुपम ने जमीन से वह पुतला उठा लिया था। सावधान रहना, ली जुन ने चेतावनी दी। घोस्ट कैंडल स्थिर है, कोई तत्काल खतरा नहीं। अनुपम ने उसकी ओर एक संक्षिप्त नज़र डाली और शांत भाव से कहा। खतरे का सामना करने की उसकी क्षमता बहुत मजबूत थी, और केवल वही इतने डरावने सामान को इतनी लापरवाही से पकड़ सकता था। यदि उसकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक किसी भूत के हमले का शिकार होकर वहीं दम तोड़ चुका होता। अगर सब ठीक है तो अच्छी बात है। जब अनुपम पुतले को बैग में रखने ही वाला था, उसकी जिज्ञासा जागी और उसने उसे और करीब से देखा, जिससे अनायास ही उसके मुंह से एक हल्की आवाज़ निकली और उसके हाथ रुक गए। क्या हुआ? पास खड़े अमरीश ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक नई खोज की है, जेमिनाई सैड। अनुपम ने गौर किया कि पुतले पर कुछ धूल जमी थी, जिसने इसके एक हिस्से को ढक दिया था। उसने धीरे से धूल साफ की। वह बगल में लिखी कुछ सामग्री को देखना चाहता था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि पुतले के पीछे की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कुछ जानी पहचानी लग रही थी। धूल हटते ही उस बुजुर्ग व्यक्ति की पूरी तस्वीर सामने आ गई। वह एक वृद्ध पुरुष था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह इतना बेजान लग रहा था मानो किसी शव की तस्वीर हो। फिर भी उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर मुस्कान थी, जैसे वह अजीब तरीके से अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा हो। चाहे आप किसी भी कोण से देखें, ऐसा लग रहा था कि वह बूढ़ा आदमी आपको ही देख रहा है, जो देखने वाले की रूह कंपा देने के लिए काफ़ी था। और इस पुतले की पृष्ठभूमि एक उदास, रोशनी रहित घर की थी। पहली मंजिल पर घर का दरवाजा चौड़ा खुला था, अंदर बिल्कुल काला सन्नाटा था, ठीक उसी घर की तरह जिसमें वे अभी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो ये तस्वीर इसी घर के प्रवेश द्वार पर खींची गई हो। अनुपम की पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं, उसका ध्यान पृष्ठभूमि के उस समान दिखने वाले घर पर नहीं था, बल्कि पुतले में बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे खड़ी रहस्यमयी आकृतियों पर था। बाईं ओर 2 और दाईं ओर 3 लोग थे, कुल मिलाकर 5 लोग। ये पांचों व्यक्ति केवल धुंधली परछाइयों की तरह थे, जैसे कोई तैलचित्र जो बहुत स्पष्ट न हो, लेकिन फिर भी उनकी शारीरिक विशेषताओं को पहचाना जा सकता था। एक का चेहरा अस्पष्ट और मोमी रंग का था, दूसरे ने एक मोमबत्ती पकड़ रखी थी जिसकी चोटी पर हरी लौ जल रही थी, एक अन्य ने अपने हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। ये हम हैं, हम पांचों। अनुपम की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसे अपने सिर में एक धमाका सा महसूस हुआ और दिल में एक अकथनीय ठंडक बैठ गई। ये नज़ारा पिछले कमरे में मिले 5 कागज़ के पुतलों से भी कहीं अधिक डरावना था। वह चित्र केवल एक भूत को नहीं दर्शा रहा था, उसने उन्हें भी कैद कर लिया था, शायद वास्तविक समय में, या शायद किसी ऐसे भविष्य में जो पहले ही दर्ज किया जा चुका था। तुम्हें क्या मिला? ली जुन ने अनुपम की अकड़ी हुई मुद्रा देखी और करीब आया। घोस्ट कैंडल की हरी रोशनी उस चित्र की सतह पर फैल गई। जैसे ही रोशनी तस्वीर पर पड़ी, बूढ़े आदमी के पीछे मौजूद उन 5 लोगों की परछायां हल्की सी हिलती हुई प्रतीत हुईं, मानो वे फ्रेम के अंदर से मुड़कर देखने वालों को ही ताकने की कोशिश कर रही हों। जेमिनाई सैड, ये कैसे संभव है? क्या हम पांचों भी इस पुतले के भीतर हैं? खतरे की आशंका में ली जुन घोस्ट कैंडल को और करीब ले गया। जैसे ही उसने वह दृश्य देखा, वह भी तुरंत संदेह से भर गया। ये कब हुआ? ये किस तरह का मजाक है कि हमने वास्तव में एक भूत के साथ फोटो खिंचवा ली है? अमरीश ने झुककर देखा और तुरंत असहज हो गया, क्योंकि यह डरावना चित्र किसी बात का पूर्वाभास देता प्रतीत हो रहा था। फोटो खींचना। जब फोटो खींचने की बात आई तो ली जुन के दिमाग में तुरंत मुख्यालय के उस अजीब कैमरे का ख्याल आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह खतरनाक भूतों को कैद कर सकता है और सफलता मिलने पर उन्हें तस्वीरों के भीतर बंद कर सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से घोस्ट कैमरा के कारण नहीं थी, क्योंकि वह चीज़ अभी भी मुख्यालय में थी और वे इस मिशन पर उसे अपने साथ नहीं लाए थे। इस घटना के पीछे निश्चित रूप से कोई और कारण होना चाहिए। अनुपम, देखना बंद करो, सामान पैक करो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ली जुन ने इस विचित्र क्षण को समझे बिना ही ठोस निर्णय लिया और स्थिति से निपटने को प्राथमिकता दी। उसने उस भयानक चित्र को एक बैग में रखा, उसे सील किया और तुरंत जाने के लिए मुड़ा। सब लोग मेरे पीछे आओ, हमने इस घर की जांच पूरी कर ली है, हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। चलो अगले घर की ओर चलते हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके घोस्ट एनवॉय को ढूंढना होगा। बाकी लोग भी इस डरावने घर से बाहर निकलने के लिए बेताब थे।
दूसरे घर डरावने थे, लेकिन कम से कम वहां की स्थिति समझ में आने वाली थी, या तो वहां भूत था या नहीं। अगर भूत थे तो उन्हें बस ये तय करना था कि वह घोस्ट एनवॉय है या नहीं। हालांकि इस घर में जो स्थितियां बनी वे काफ़ी असामान्य थीं। अनुपम की मृत्यु के 5 कागज के पुतले, गिरा हुआ चित्र और चित्र पर 5 लोगों की आकृतियां। हालांकि जैसे ही वे तेजी से घर से बाहर निकले और मुख्य द्वार पर पहुंचे, जो उन्होंने देखा उसने उनके कदमों को अचानक रोक दिया। एक धुंधली काली छाया अभी गेट से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, जिसकी पीठ समूह की ओर थी। वह सख्त और स्थिर थी। उस धुंधली आकृति से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कोई बुजुर्ग है। उस बुजुर्ग की परछाई घर के अंधेरे में लिपटी हुई 5 लोगों के पीछे खड़ी। ये बिल्कुल उस चित्र का दर्पण था। चित्र में वह बूढ़ा आदमी आगे था और उसके पीछे 5 धुंधली आकृतियां थीं। लेकिन अब वास्तविकता में वे पांचों दरवाजे पर थे और वह बूढ़ा आदमी वहीं आंगन में खड़ा था, जिससे वे ठीक उसी पृष्ठभूमि वाली स्थिति में आ गए थे जो उन्होंने फोटो में ली थी। जेमिनाई सेड। ली जुन, अनुपम, अमरीश और अन्य 2 के चेहरों पर गहरा सदमा छा गया। ये दृश्य बिल्कुल उस भयानक चित्र जैसा था जो उन्होंने पहले देखा था। क्या ये संभव था कि उस चित्र में मृत शब्द उस बुजुर्ग के लिए नहीं, बल्कि उन 5 के लिए इस्तेमाल किया गया था? और सबसे बुरी बात यह थी कि ली जुन के हाथ में मौजूद घोस्ट कैंडल अब पागलों की तरह टिमटिमा रही थी। उसकी लौ फैल रही थी और वह नग्ना आंखों से दिखने वाली गति से जलकर खत्म हो रही थी। जलने की यह अतार्किक गति एक ही बात साबित करती थी, भूत बहुत करीब थे। अब हम मुसीबत में हैं। अपना सेल फोन कसकर पकड़ते हुए अमरीश का चेहरा पीला पड़ गया। वह अब समझने लगा था कि वह अपने फ़ोन पर गेम कभी क्यों नहीं जीत पा रहा था। हर कोशिश मौत के साथ खत्म होती थी, चाहे वह कितनी भी बार पुनर्जीवित होकर फिर से शुरुआत क्यों न कर ले। अपने लोगों की सुरक्षा से दूर वे कभी खतरे से बच ही नहीं पाए थे। भूत उनके बिल्कुल बगल में थे, घोस्ट डोमेन के बाहर। इसी समय रोहित अपना कबाब खाना खत्म कर चुका था। वह प्रशिक्षण केंद्र की छत की रेलिंग के सहारे खड़ा होकर उस फैलती हुई धूसर सफ़ेद धुंध को निहार रहा था। काफी समय बीत जाने के बावजूद उस स्थिति में सुधार का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उस गांव से आने वाला सन्नाटा कान फोड़ने वाला था। वह जानता था कि ली जुन और उसकी टीम जितने लंबे समय तक अंदर रहेगी, उनके जीवित बाहर आने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। रोहित ने अपने हाथों की ओर देखा, उसकी भौहें तनी हुई थीं। वह उन लोगों में से नहीं था जो बिना किसी कारण के एस लेवल की घटना में कूदकर आत्महत्या कर लें, लेकिन दुनिया का संतुलन बिगड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। अब तक घोस्ट कैंडल लगभग आधी खत्म हो चुकी होगी, रोहित ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखें तब सिकुड़ गईं जब उसने उस धूसर धुंध में एक अजीब सी हलचल देखी। अगर उन्हें अगले 10 मिनट में एनवॉय दूत नहीं मिला तो वे वापस नहीं आएंगे। घोस्ट ड्राइंग का घोस्ट डोमेन अभी भी बना हुआ था और फोन के जरिए भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। मुख्यालय में ऑपरेशन शुरू हुए अब 3 घंटे बीत चुके थे। सच कहा जाए तो ये समय बहुत अधिक था। क्या हम विफल हो गए हैं? रोहित ने अपने हाथ की बांस की सीख फेंक दी और गंभीर भाव के साथ खड़ा हो गया। उसने कई अलौकिक घटनाओं का सामना किया था। वह अन्य मामलों में संवेदनशील भले न हो, लेकिन इस तरह की स्थिति में उसकी बात अंतिम और सटीक होती थी। अपने अनुभव से वह कह सकता था कि मुख्यालय द्वारा भेजी गई टीम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। शायद वे खत्म हो चुके थे। शायद वे अभी भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। शायद केवल कुछ ही लोग जीवित बचे थे। लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, जब तक कुछ अप्रत्याशित न हो जाए, ये ऑपरेशन अनिवार्य रूप से विफल हो चुका था। 2 क्लास एस लेवल की अलौकिक घटनाओं का टकराव वास्तव में बहुत खतरनाक था। अब कुछ तैयारी करने का समय आ गया है और मुझे उम्मीद है कि अरूप गुप्ता के पास कोई बैकअप प्लान होगा, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रोहित अब मुड़ा वहां से जाने की योजना बनाते हुए। जेमिनाई सेड। अध्याय 526, सन्नाटे का बोझ। मुख्यालय का ये ऑपरेशन भले ही गुप्त था, लेकिन इस पर टिकी निगाहों का स्तर बेहद ऊंचा था। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होती। हालांकि यदि ऑपरेशन में कोई बाधा आती तो उसका संभावित प्रभाव बहुत बड़ा होने वाला था। 3 घंटे से अधिक समय तक कोई अच्छी खबर न मिलने का मतलब अब साफ हो चुका था। शायद ऑपरेशन अभी पूरी तरह विफल नहीं हुआ था, लेकिन सफलता की उम्मीदें अब उतनी अधिक नहीं रह गई थीं। इस स्थिति को लेकर सबसे अधिक चिंतित मुख्यालय की ऑपरेशन टीम ही थी। अधीरा, अरूप गुप्ता और अन्य लोगों द्वारा आयोजित इस ऑपरेशन पर अब अभूतपूर्व दबाव था। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन था और किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही थी। कॉन्फ्रेंस रूम के भीतर लोगों का एक समूह ड्रोन द्वारा भेजी गई तस्वीरों को एकटक देख रहा था। सब गहरे सन्नाटे में डूबे हुए थे।
लगभग दर्जनों मिनटों तक बना रहा ये भारी सन्नाटा पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में एक दमघोंटू माहौल पैदा कर रहा था। कुछ लोग अरूप गुप्ता की ओर देख रहे थे, मानो उनके चेहरे से कुछ पढ़ने की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन दुर्भाग्य से अरूप गुप्ता के हाव भाव शुरू से अंत तक असामान्य रूप से शांत बने रहे। उनकी आंखों में विचलित होने का एक भी संकेत नहीं था। ये कहना मुश्किल था कि यह उनका संयम था या उनकी मानसिक सहनशक्ति जो असाधारण रूप से मजबूत थी। इस सन्नाटे को एक कर्मचारी की आपातकालीन रिपोर्ट ने तोड़ दिया। रिपोर्ट पुष्टि हो गई है कि ली जुन, अनुपम, करिश्मा, अमरीश और हिरन इन सभी से 3 मिनट पहले संपर्क टूट चुका है। अधीरा, जो भौहें सिकुड़े हुए सिगरेट पी रहे थे, ये खबर सुनते ही उनकी हथेलियों में हल्की थरथराहट हुई। उन्होंने थूक निगला और एक ठहराव के बाद अंततः पूछा, अभी मौके पर क्या स्थिति है? बिल्कुल कोई बदलाव नहीं। कर्मचारी के इस जवाब ने सौभाग्य की रही सही उम्मीद की किरण को भी बुझा दिया। ली जुन और बाकी लोग अपने ऑपरेशन में विफल रहे हैं। मेरा कार्य अनुभव मुझे बताता है कि जब सिग्नल भी प्रभावित होने लगे तो इसका मतलब है कि उस चीज का प्रभाव भयानक रूप से डरावना हो गया है। शायद वे अभी भी जीवित हों, लेकिन बहुत संभावना है कि वे बहुत गहरे फंस चुके हैं। आखिरकार ये एक घोस्ट पेंटिंग की घटना से जुड़ा मामला है। टीम लीडर रूबल ने अपनी राय देते हुए टिप्पणी की। उनकी नज़रें थोड़ी बदली हुई थीं। मेरा सुझाव है कि हम ऑपरेशन बंद कर दें, घोस्ट पेंटिंग को हटा दें और नुकसान को बढ़ने से रोकें। अरविंद, तुम्हारा क्या विचार है? अधीरा ने अपना आपा नहीं खोया। इसके बजाय वे कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे एक अन्य व्यक्ति की ओर मुड़े। अरविंद, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जिन्हें एक प्रशिक्षण केंद्र में रिसेप्शनिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था, घोस्ट एनवॉय के आक्रमण की घटना के कारण फिर से अपनी नौकरी खो चुके थे। इस घटना के विशेष महत्व के कारण उन्हें एक सलाहकार के रूप में लाया गया था। हालांकि अरविंद से गलतियां हुई थीं, लेकिन उनके पास प्रचुर कार्य अनुभव था और मुख्यालय उनकी सेवाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहता था। इस्तीफा देने के बाद से अरविंद का व्यवहार अधिक तनाव मुक्त लग रहा था, और चूंकि उनकी पिछली नौकरी बहुत फुर्सत वाली थी, इसलिए वे अपना दिन अखबार पढ़ने और चाय पीने में बिताते थे। सवाल पूछे जाने पर अरविंद ने अपने हाथ का अखबार नीचे रखा, अपना सिर थोड़ा उठाया और मुस्कुराए। मुझे लगता है कि यह मामला भी अरूप गुप्ता की गणना के भीतर ही होगा। आखिरकार यह एक तैयार की गई योजना है और बिना किसी आकस्मिक योजना के इसे शुरू करना असंभव है। मेरा मानना है कि अभी इसके बारे में चिंता करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इन शब्दों के साथ सबका ध्यान वापस अरूप गुप्ता पर टिक गया। अरूप गुप्ता इस मोड़ पर चुप नहीं रहे और सीधे तौर पर कहा, निकासी की एक योजना, इवैक्यूएशन प्लान मौजूद है। मुख्य बात यह है कि क्या ली जुन इसे क्रियान्वित करेगा। उसने अभी तक हाथ पीछे नहीं खींचे हैं, जिसका अर्थ है कि स्थिति अभी उस हद तक नहीं बिगड़ी है कि उसे संभाला न जा सके। हमारा ध्यान उन पर नहीं, बल्कि घोस्ट डोमेन के पास होना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रूबल ने पूछा। अप्रत्याशित कारक अप्रत्याशित खतरे लाते हैं। मेरी नज़र में जो कुछ भी खतरे के रूप में गिना जाता है वह घोस्ट डोमेन के बाहर होना चाहिए, उसके भीतर नहीं। अरूप गुप्ता ने अरविंद पर एक नज़र डालते हुए कहा, आसपास के परिवेश पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जब तक अंदर की इकाई बाहर नहीं फैलती तब तक कोई समस्या नहीं होगी। चाहे वह घोस्ट एनवॉय हो या घोस्ट पेंटिंग, अंततः उन सभी से निपटा जा सकता है। उनके शब्दों में आत्मविश्वास के साथ साथ चिंता भी झलक रही थी। योजना सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी। इसका एकमात्र दोष 2 घटनाओं के टकराव से उत्पन्न अनिश्चितता थी। यदि यह अस्थिर कारक फैलता है तो यह अलौकिक घटना अनियंत्रित हो सकती है। इसलिए योजना की यह कड़ी भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। रूबल, तुम घटनास्थल के पास के क्षेत्र के प्रभारी हो, है ना? अधीरा ने पूछा। मैंने किशन, सागर और स्थानीय प्रमुख सौम्यजीत को वहां भेज दिया है। उन तीनों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, रूबल ने उत्तर दिया। इसके अलावा यदि कोई आपात स्थिति आती है तो सर्कल के हमारे दोस्त बस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। वे अभी पिंगॉन टॉवर में हैं और ज़रूरत पड़ने पर 1 मिनट के भीतर सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस शहर में अन्य स्पिरिट टैमर्स प्रेत साधक भी हैं। यदि हमें वास्तव में उन्हें लामबंद करने की आवश्यकता पड़ी तो वे भी तुरंत पहुंच जाएंगे। अभिजात वर्ग का बोझ। हालांकि इस ऑपरेशन में केवल 5 लोग थे, लेकिन सभी पक्षों से सहयोग की आवश्यकता थी। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती तो मुख्यालय की शक्ति से पूरे एशिया के शीर्ष स्पिरिट टैमर्स को एक साथ बुलाया जा सकता था। बेशक सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया जाता था, क्योंकि सभी स्पिरिट टैमर्स को एक साथ इकट्ठा करने में भी बहुत बड़ा जोखिम होता है। अधिकांश भाग के लिए मुख्यालय जानबूझकर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में वितरित रखता है। फिर तो ठीक है, चलिए इंतजार जारी रखते हैं, अधीरा ने थोड़ा अधीर होते हुए कहा, लेकिन फिर भी खुद को शांत करने में सफल रहे। हालांकि इस क्षण रोहित घटनास्थल से निकल चुका था।
उसने व्यक्तिगत रूप से यह निर्णय लिया था कि यह मामला इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए उसने वापस जाकर कुछ तैयारियां करने का फैसला किया, क्योंकि यदि ऑपरेशन प्रतिकूल हो जाता है तो अंततः दूसरों को हस्तक्षेप करना ही होगा। उसने अनुमान लगाया कि वह भी इसमें शामिल होगा। अलौकिक घटनाओं को संभालना और भी कठिन होता जा रहा है। यदि यह जारी रहा तो शीर्ष स्पिरिट टैमर्स भी अंततः नष्ट हो जाएंगे। रोहित सड़क पर अकेला चल रहा था, घोस्ट डोमेन से ढके हुए क्षेत्र से दूर जा रहा था। उसका दिल चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। जेमिनाई सेड, हमें जितनी जल्दी हो सके सच को समझना होगा, तभी हम सही तरीका खोज पाएंगे, उसने सोचा। उसके दिमाग में डोर नॉकिंग घोस्ट, दरवाजा खटखटाने वाला भूत और उसकी हालिया जांच के परिणाम घूम रहे थे। यहाँ के मामलों से निपटने के बाद उसे उस भूत से निपटने का रास्ता खोजना था। कम से कम उसे यह सुनिश्चित करना था कि उस पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी है या नहीं। हालांकि जैसे जैसे वह धीरे धीरे दूर जा रहा था, अचानक रोहित के कदम ठिठक गए। भले ही वह जा रहा था, उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की थी। उसकी घोस्ट आई भूतिया आंख अभी भी घोस्ट डोमेन के उस हिस्से पर नजर रखे हुए थी, लेकिन अब वह धूसर धुंधला घोस्ट डोमेन तेजी से ओझल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि घोस्ट ड्राइंग के प्रभाव का समय समाप्त हो गया है। लगभग आधी रात तक इंतजार करने के बाद आखिरकार कुछ अज्ञात बदलाव हुआ था। क्या योजना सफल रही? रोहित ने अपना सिर घुमाया, उसकी नज़रें थोड़ी बदल गईं। हालांकि वह दूर था, लेकिन उसकी घोस्ट आई दूर की हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। घोस्ट डोमेन वास्तव में गायब हो गया था, ठीक उसी तरह जैसे पहले जयपुर शहर में हुआ था। जब हंग्री घोस्ट को कैद किया गया था तो घोस्ट डोमेन स्वाभाविक रूप से खत्म हो गया था। क्या ये घोस्ट एनवॉय था जिसने घोस्ट ड्राइंग से निपटा, या मुख्यालय ने घोस्ट ड्राइंग को कैद कर लिया, या यह एक संयुक्त प्रयास था? रोहित ने रुकने और थोड़ा और निरीक्षण करने का फैसला किया। एक अजीब दृश्य, हालांकि जो उसने देखा वह अजीब था। घोस्ट ड्राइंग का घोस्ट डोमेन गायब हो गया था और घोस्ट एनवॉय का डोमेन भी। दूर तक सब कुछ खाली था, न तो वह ताबूत जैसा काला डोमेन था और न ही वह धूसर दुनिया। और जहां घटना हुई थी उसके केंद्र में 5 आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। ये ली जुन है और वह पेपर एफजी अनुपम। रोहित की घोस्ट आई ने उन 5 में से 2 परिचित आकृतियों को पहचान लिया, हालांकि वह अन्य 3 करिश्मा, अमरीश और हिरन को नहीं पहचानता था और न ही उनके नाम जानता था। लगता है वे वाकई सफल रहे, इससे मेरी बहुत सी परेशानी बच गई, उसने सोचा। हालांकि उसने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन ली जुन और अन्य लोगों को सुरक्षित निकलते देखकर उसने राहत की सांस ली। आखिरकार इस मामले में बहुत सारे लोग शामिल थे और यदि यह विफल होता तो उसे शामिल होना ही पड़ता। ऐसे में मुझे अपनी योजना बदलनी चाहिए और इसके बजाय उस अपकिंग एंटरटेनमेंट क्लब से निपटने पर ध्यान देना चाहिए। रोहित उनका अभिवादन करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और जाने के लिए तैयार हो गया। धुंध के निशान। हालांकि अगले ही क्षण जब रोहित अपनी घोस्ट आई को वापस हटाने वाला था, उसने कुछ गौर किया। उसका शरीर थोड़ा कांप गया और आश्चर्य के साथ उसने दूर से धीरे धीरे आ रही उन 5 आकृतियों की ओर देखा, क्योंकि उसने देखा कि ली जुन और अनुपम, साथ ही अन्य 3 घोस्ट कंट्रोलर्स, प्रेत नियंत्रकों की हथेलियों में एक छेद खोखलापन था। उस छेद के आसपास का हिस्सा धूसर सफेद था, मानो कोई हिस्सा गायब हो या जैसे किसी तेज औजार के पार होने से निशान बना हो। डरावनी बात यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर वह गायब हिस्सा बिल्कुल एक ही आकार का था, उनमें कोई अंतर नहीं था। घोस्ट ड्राइंग। धुंध में वे हाथ। रोहित ने इसे अपने पिछले एक बुरे अनुभव से जोड़ा। एक बार उसने अनजाने में जयपुर शहर से गुजरते हुए घोस्ट ड्राइंग के डोमेन का सामना किया था और वहां एक भूत की मौजूदगी का संदेह हुआ था। जेमिनाई सेड। रोहित को अब भी घोस्ट ड्राइंग के वे पीले पड़ चुके हाथ याद थे जिन्हें एक क्षमादान ने छेद दिया था। उन हाथों के घाव बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे अभी ली जुन और उसके साथियों के हाथों में दिख रहे थे। रोहित की आंखों में अनिश्चितता की चमक कौंधी। वह अपने स्वयं के निर्णय पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, क्योंकि जानकारी के ये टुकड़े इतने डरावने थे कि उन पर विश्वास करना कठिन था। उसे पुष्टि करने की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य के लिए रोहित ने चुपके से एक सफ़ेद मोमबत्ती निकाली। यह एक घोस्ट कैंडल थी, लेकिन लाल वाली से अलग। इस सफ़ेद मोमबत्ती में भूतों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता थी। उसने तुरंत उसे जला दिया। पुष्टि। जैसे ही मोमबत्ती की लौ जली, अगले ही पल दूर दिख रही वे 5 आकृतियां एक साथ ठिठक गईं। उन 5 के सख्त और बेजान सिर एक ही लय में मुड़े और सीधे रोहित की ओर देखने लगे। सत्यानाश। रोहित की नज़रें जैसे ही उनसे मिली, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और दिल दहल उठा। उसने बिजली की तेजी से फूंक मारकर उस सफ़ेद मोमबत्ती को बुझा दिया।
वे पांचों अब इंसान नहीं रह गए थे। ली जून, अनुपम, करिश्मा, अमरीश और हिरन, वे सब के सब अब भूत बन चुके थे। अध्याय 527 प्रेतवाधित प्रतिध्वनियां। जैसे ही उसने सफ़ेद घोस्ट कैंडल जलाए और दूर मौजूद उन 5 लोगों को भावनाहीन होकर अपनी ओर मुड़ते देखा, रोहित जैसा अनुभवी व्यक्ति भी माथे पर आए ठंडे पसीने को नहीं रोक सका। सौभाग्य से उसने समय रहते मोमबत्ती बुझा दी और वास्तविक भूतों को पूरी तरह आकर्षित नहीं किया, अन्यथा उसे 5 अज्ञात भूतों के हमले का सामना करना पड़ता। ऐसी खतरनाक स्थिति जानलेवा साबित हो सकती थी। ये कैसे हो सकता है? उस खौफ के बाद रोहित का चेहरा अनिश्चितता से भर गया और उसका दिल गहरे आश्चर्य से भर गया। इसमें कोई शक नहीं था कि वे पांचों इस ऑपरेशन में शामिल घोस्ट हैंडलर्स होने चाहिए थे, और भले ही वह सबको नहीं पहचानता था, लेकिन उनमें से अधिकांश उसके लिए बहुत परिचित थे। लेकिन अब पांचों के पांचों घोस्ट हैंडलर्स भूत बन चुके थे। एक नपी तुली असंभवता। क्या वे किसी हिंसक भूत के पुनरुत्थान के कारण मारे गए थे, या कोई और अप्रत्याशित बदलाव हुआ था? यह असंभव है कि पांचों के पांचों एक हिंसक भूत के पुनरुत्थान से मारे गए हों। इस ऑपरेशन की व्यवस्था बहुत सूक्ष्म रही होगी, और भले ही इसमें बहुत लोग शामिल नहीं थे, लेकिन मुख्यालय के पास निश्चित रूप से सुरक्षा के साथ पीछे हटने की योजना रही होगी। पूरी टीम के सफाई की संभावना बहुत कम होनी चाहिए। भले ही उन्हें घोस्ट डोमेन के भीतर भयानक खतरों का सामना करना पड़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मारे जाते, पूरी टीम का खात्मा नहीं होता। रोहित की नज़रें टिमटिमाईं और वह जल्दी से शांत हो गया। उसने वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए अपनी जानकारी का उपयोग किया। इसके अलावा मुख्यालय से अभी तक कोई आपातकालीन संपर्क नहीं हुआ है, जिसका अर्थ है कि इन 5 लोगों का यहाँ इस रूप में दिखना अभी उनके लिए भी अज्ञात है। रोहित को अब एक भयानक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या वह मुख्यालय को चेतावनी देगा, या वह खुद इन भूतिया साथियों का पीछा करके सच का पता लगाएगा? जेमिनाई सेड। उसने अपने सैटेलाइट पोजिशनिंग मोबाइल फ़ोन पर एक नज़र डाली। अभी तक एक भी आपातकालीन संदेश नहीं आया था, जो इस बात का संकेत था कि ऑपरेशन को किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं महसूस हुई थी। पलक झपकते ही उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए, लेकिन दिल के संदेह रत्ती भर भी कम नहीं हुए। रोहित केवल इतना ही अनुमान लगा सका कि ऑपरेशन में कुछ तो गलत हुआ है, जिसकी वजह से कोई अप्रत्याशित बदलाव आया है। और घोस्ट डोमेन से निकले ये 5 लोग उसका सबसे बड़ा प्रमाण थे। नहीं, इन 5 को अब इंसान नहीं कहा जा सकता था, वे असली भूत थे। अभी अभी सफ़ेद घोस्ट कैंडल जलाकर जो परीक्षण उसने किया था, वह इसका सबसे बड़ा सबूत था, क्योंकि 5 ने प्रतिक्रिया में तुरंत अपने सिर घुमा लिए थे। सफ़ेद मोमबत्ती केवल भूतों को आकर्षित करती है, और केवल वास्तविक भूत ही इसकी लौ पर प्रतिक्रिया देते हैं। आता हुआ साया। लेकिन अभी इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं है। ये 5 जिस दिशा में जा रहे हैं, वह शहर की ओर है। रोहित ने ज़्यादा देर तक संकोच नहीं किया। जब उसने अपना ध्यान उन 5 लोगों पर वापस केंद्रित किया जो धीरे धीरे दूर जा रहे थे, तो उसने पाया कि वे शहर की ओर बढ़ रहे थे। अगर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो सुबह तक ये 5 ली जून, अनुपम, करिश्मा, अमरीश और हिरन पूरी तरह से दूरदराज के उस शहर में प्रवेश कर चुके होंगे। ये कल्पना करना भी डरावना था कि उस शापित पेंटिंग से निकले भूत यदि शहर में घुस गए तो उसके परिणाम क्या होंगे। शुरुआत में केवल एक हंग्री घोस्ट ने लगभग पूरे जयपुर शहर को तबाह कर दिया था, और चूंकि यह पेंटिंग पहले से ही एस क्लास की घटना मानी जा चुकी थी, रोहित को इसकी शहर मिटा देने की क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। क्या मुझे उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करना चाहिए? रोहित की आंखों में कार्रवाई का विचार कौंधा, फिर भी वह हिचकिचाया। अज्ञात भूत का अर्थ था अज्ञात खतरा। कोई भी लापरवाही भरी भागीदारी निराशाजनक मौत का कारण बन सकती थी। इसके अलावा अगर वह यहाँ मारा गया और उसका अपना भूत पुनर्जीवित हो गया, तो ये केवल एक एस क्लास घटना तक सीमित नहीं रहेगा। आखिरकार वह खुद भी एक बहुत ही खतरनाक भूत था, एक गुप्त पीछा। इसे नज़रअंदाज करना भी मुसीबत को दावत देना होगा। अगर स्थिति बिगड़ती है, तो अंततः मुझे ही इससे निपटना पड़ेगा। अभी मेरे पास केवल चुपचाप पीछे चलने और देखने का विकल्प है। इन 5 की इन संदिग्ध गतिविधियों से मुख्यालय लंबे समय तक अनजान नहीं रह सकता। मैं पहले देखूंगा कि वे इसे कैसे संभालने की योजना बनाते हैं। रोहित ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने सावधानी से पीछे चलने और निरीक्षण करने का फैसला किया। ऐसी विशेष परिस्थितियों में दिखावा करना भारी पड़ सकता था, खासकर जब कोई निश्चितता न हो। बिना सोचे समझे कदम उठाना सबसे बड़ी गलती होती। अगले ही क्षण उस धुंधली सड़क पर खड़े रोहित के शरीर से एक भयावह लाल चमक निकली। जैसे ही वह लाल रोशनी प्रकट हुई, वह अपनी जगह से गायब हो गया। जेमिनाई सेड। इस बीच दूर दिख रही वे 5 आकृतियां बिना किसी भाव के धीमी गति से चलती रहीं।
उनकी हरकतें पूरी तरह से एक साथ थीं, उनके कदम एक समान थे और उनसे एक ठिठुरन पैदा करने वाली आभा निकल रही थी। वे जीवन से पूरी तरह रहित और लाशों की तरह ठंडे महसूस हो रहे थे। अब रात की आड़ में वे चुपचाप दूर स्थित जगमगाते शहर की ओर बढ़ रहे थे। शहर की समृद्धि में डूबे हुए लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि 5 अकल्पनीय आतंक उनकी ओर बढ़ रहे हैं। एक बार जब ये 5 संभावित वास्तविक भूत शहर में प्रवेश कर जाते तो अनजाने में उनके किलिंग स्प्री हत्याकांड के शुरू होने की संभावना तेजी से बढ़ जाती। तब हिंसक भूतों का असली भयानक रूप पूरी तरह से सामने आ जाता। आसमान में आंख बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा रोहित ने अनुमान लगाया था। विसंगति का पता चल गया। आसमान में अनगिनत ड्रोन मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए आ गए। ये ड्रोन उन 5 अजीब तरह से व्यवहार करने वाले लोगों के सिर के ऊपर मंडराने लगे। उनके कैमरे पागलों की तरह तस्वीरें ले रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। यह महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी कम से कम समय में बाहर भेज दी गई। मुख्यालय में कोहराम। खबर सबसे पहले मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ली जुन, अनुपम, अमरीश, करिश्मा, हिरन, क्या वाकई ये 5 मारे गए? आखिर ये क्या हैं, इंसान या भूत? वे क्या करना चाहते हैं? शहर में तबाही मचाना। प्रोजेक्शन स्क्रीन को देखकर उपमंत्री अधीरा अब और बैठे नहीं रह सके। उन्होंने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा और सदमे व क्रोध में खड़े हो गए। उनका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें झुठलाई नहीं जा सकती थीं। वे 5 लोग, जिन्हें मुख्यालय की एलीट स्ट्राइक फोर्स अभिजात वर्ग की हमलावर टीम माना जाता था, अब मृत लोगों की तरह सख्त और यांत्रिक चाल के साथ सीधे नागरिक आबादी के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। जेमिनाई सेड। गुस्से की परत के नीचे एक स्पष्ट डर छिपा था। यदि यह स्थिति सच साबित हुई तो यह शहर एक अभूतपूर्व परीक्षा का सामना करेगा। 5 शीर्ष स्पिरिट मैनिपुलेटर्स, प्रेत साधकों का पुनरुत्थान और साथ में घोस्ट एनवॉर एवं घोस्ट पेंटिंग जैसी घटनाएं। ये बर्फ के एक विशाल गोले की तरह होगा जो अपनी गति के साथ और बड़ा होता जाएगा। इसमें शामिल होने वाला कोई भी साधक इस भयानक अलौकिक घटना द्वारा निगल लिया जाएगा और इसी का हिस्सा बन जाएगा। अब सवाल यह नहीं था कि स्थिति को संभाला जा सकता है या नहीं, बल्कि यह था कि नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए। अरूप गुप्ता, आपको क्या लगता है कि अब हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अधीरा ने तुरंत अपनी उग्र नज़रें अरूप गुप्ता की ओर घुमाईं। इस क्षण अधीरा को शायद अरूप गुप्ता की उस पागलपन भरी योजना पर सहमत होने का पछतावा हो रहा था। उन्हें लगा कि एक एस लेवल की अलौकिक घटना को नियंत्रित करने का प्रयास करना एक बहुत बड़ी गलती थी। मीटिंग रूम में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान भी अरूप गुप्ता की ओर गया। माहौल तनावपूर्ण था। फिर भी इस समय अरूप गुप्ता के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। ऐसा लगता है कि योजना मेरी कल्पना से भी अधिक सुचारू रूप से चल रही है। रणनीतिक समझौता? क्या? अधीरा चिल्लाया, आपका इससे क्या मतलब है? अपनी नज़रें ली जुन और अन्य लोगों पर केंद्रित न करें। प्रयोगात्मक आधार एक्सपेरिमेंटल बेस के पास के दृश्य को देखें। घोस्ट पेंटिंग का घोस्ट डोमेन गायब हो गया है। घोस्ट एनवॉय का घोस्ट डोमेन भी गायब हो गया है, जिसका अर्थ है कि भूतों द्वारा भूतों को सीमित करने की योजना पहले ही सफल हो चुकी है, अरूप गुप्ता ने धीरे से कहा। इस बिंदु पर अन्य लोगों ने उनके शब्दों का अनुसरण किया और स्क्रीन की ओर देखा। कई लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। वास्तव में, जैसा कि अरूप गुप्ता ने कहा था, वह भयानक घोस्ट डोमेन गायब हो गया था और ताबूत के आकार का वह अंधेरा अब वहां नहीं था। पहले की चिंताएं सुलझती हुई लग रही थीं, सिवाय उन 5 व्यक्तियों की बेहद डरावनी उपस्थिति के। अरूप गुप्ता, यदि आपकी बात मान लें कि घोस्ट एनवॉय और घोस्ट पेंटिंग से सफलतापूर्वक निपट लिया गया है, तो उन 5 व्यक्तियों का क्या? क्या वे अभी भी जीवित हैं या वे हिंसक भूतों द्वारा पुनर्जीवित किए गए हैं? रूबल ने कुछ क्षण विचार करने के बाद पूछा। एक क्रूर तर्क, एक क्रूर लॉजिक। ली जुन और अन्य लोगों का जीवन और मृत्यु अब महत्वहीन हो गई है। अरूप गुप्ता की आवाज़ में एक असामान्य शीतलता थी। 2 एस लेवल की अलौकिक घटनाओं की तुलना में भले ही वे 5 खत्म हो गए हों, ये सौदा फायदे का ही होगा। जब वे इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे तो वे मरने के लिए तैयार थे। मैंने कभी भी उनके जीवित रहने को प्राथमिकता नहीं दी। मैं केवल इस बात पर विचार करता हूं कि इस घटना को कैसे सुलझाया जाए। वहां मौजूद लोगों के बीच कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। हालांकि ये शब्द क्रूर थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उनमें तर्क था। ऐसी कौन सी अलौकिक घटना है जिसमें मृत्यु नहीं होती? हालांकि ली जुन और अन्य लोगों को मृत नहीं होना चाहिए। सिग्नल पर ध्यान दें। ये 5 व्यक्ति भले ही ली जुन, अनुपम, अमरीश, करिश्मा और हिरन की तरह दिख रहे हों, लेकिन उनके पास सैटेलाइट ट्रैकिंग मोबाइल फ़ोन नहीं है।
इसके अलावा यदि वे हिंसक भूतों के पुनरुत्थान के कारण मरे होते तो उनकी हरकतें इतनी एक समान यूनिफॉर्म नहीं होती। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उन 5 व्यक्तियों के हाथों को गौर से देखिए। अरूप गुप्ता ने स्क्रीन पर देख रही छवि में 5 लोगों के हाथों की ओर इशारा किया। देखा आपने, उन 5 के हाथों में बिल्कुल एक जैसे खोखले घाव हैं। ये घाव बेहद असामान्य हैं और हर व्यक्ति पर एक ही जगह और एक ही आकार के हैं। एक जैसे घाव, एक जैसी हरकतें, एक जैसे भाव, लेकिन लोग अलग अलग। अरूप गुप्ता की नज़रें और गहरी हो गईं। ये लगभग ऐसा है जैसे उन्हें पेंट चित्रित किया गया हो। भूतिया कैनवास, घोस्ट पेंटिंग्स। अरूप गुप्ता के इस अनुमान और वर्णन को सुनकर मीटिंग में मौजूद किसी व्यक्ति की सांसें अटक गईं। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि ये 5 लोग घोस्ट पेंटिंग्स हैं? ये कैसे संभव है? फाइलों में दर्ज जानकारी के अनुसार एक घोस्ट पेंटिंग सिर्फ एक चित्र होनी चाहिए। वह 5 जीवित व्यक्तियों का रूप कैसे ले सकती है? रूबल ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वह तर्क में आए इस बदलाव को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। सोच की जड़ता अक्सर लोगों को बंद गली में ले जाती है। मुझे ये न्याय करने की आवश्यकता नहीं है कि वे वास्तव में घोस्ट पेंटिंग्स हैं या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि इस संदेह को कायम रखा जाए, अरूप गुप्ता ने सपाट लहजे में कहा। फिर वे वापस नेतृत्व की ओर मुड़े। उपमंत्री अधीरा, अब अगले कदम की तैयारी करने का समय आ गया है। जब कोई घोस्ट पेंटिंग नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो जो योजना अपनाई जाती है उसी का पालन करें। अबली जुन और अन्य लोगों के जीवन और मृत्यु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन 5 लोगों को शहर से दूर ले जाएं। जब तक आप इस चीज को शहर से बाहर रखते हैं तब तक सब ठीक रहेगा। जेमिनाई सेड, कंटेनमेंट रोकथाम के स्थान के लिए मैं सबअर्बन हॉन्टेड हाउस, उपनगरीय प्रेतवाधित घर का सुझाव देता हूं। अचानक अरूप गुप्ता ने एक और स्थान का प्रस्ताव रखा। सबअर्बन हॉन्टेड हाउस। अधीरा के चेहरे के हाव भाव बदल गए। ये शहर के उन चुनिंदा विचित्र स्थानों में से एक था जिनसे निपटना नामुमकिन था। चूंकि यह जगह फैलती नहीं थी, नॉन स्प्रेडिंग नेचर, इसलिए मुख्यालय ने डिफ़ॉल्ट रूप से इस हॉन्टेड हाउस के अस्तित्व को अनुमति दे रखी थी। क्या वहां कंटेनमेंट का प्रयास करना संभव है? अधीरा इस भूतिया समस्या को हमेशा के लिए सुलझाना चाहता था। अरूप गुप्ता ने कुछ देर विचार किया और फिर जवाब दिया, मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता उपमंत्री जी, ये निर्णय आपको स्वयं लेना होगा। जोखिम बनाम प्रतिफल। इसका परीक्षण करना जोखिम भरा था, लेकिन इसके अपने फायदे भी हो सकते थे। अरूप गुप्ता की नज़र में इसके पक्ष और विपक्ष लगभग बराबर थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कोई स्पष्ट सलाह नहीं दी। मैं समझ गया, अधीरा ने तुरंत निर्णय लेते हुए कहा। रूबल, सौम्यजीत और मौके पर मौजूद अन्य लोगों को सूचित करो कि वे कार्रवाई के अगले चरण के लिए तैयार रहें।